सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग हमारी मासिक योग वार्ता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कार्यक्रम की चौथी कड़ी है। इस माह का हमारा विषय है रीढ़ दोष व योग। आगे के कार्यक्रम के सूत्र संचालन के लिए मैं हमारे जिला प्रधान श्री सुभाष जी हुडिया को आमंत्रित करता हूं। सुप्रभात, नमस्कार। आज की योग वार्ता 4 में सभी अधिकारीगण, जिला प्रधान, जिला मंत्री, साधकगण, श्रोतागण व योगा प्रेमियों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम ओम ध्वनि गायत्री मंत्र से करेंगे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, नेत्र कोमलता से बंद। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। लीजिए 11 श्वास और शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बहुत धीरे से आंखें खोल लें। आज की हमारी योग वार्ता का विषय है रीढ़ दोष और योग। रीढ़ दोष आज समाज में आम हो गया है, फिर वह महिला हो या पुरुष, युवान हो या युवती, बूढ़े हो या बच्चे। रीढ़ दोष आने के मुख्य कारण है आज की बिगड़ती जीवन शैली। रीढ़ दोष में कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द। उस दोष से हम छुटकारा कैसे पाएं, इस पर भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग के विभागीय प्रधान डॉक्टर राजन पटेल, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, इस पर मार्गदर्शन करेंगे। मैं डॉक्टर राजन पटेल जी से विनती करता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन दें। नमस्कार। आप सबको तो थोड़ी सी बिलेटेड हैप्पी दिवाली बोल रहा हूं मैं। और अभी आज का कार्यक्रम है शुरू कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी ना कभी हमारे जीवन में कभी ना कभी सिर दर्द जैसे होता है वैसे कमर दर्द भी होता है। और हर एक ने कमर दर्द का पेन महसूस भी किया होगा कि कमर दर्द कैसी होती है, कमर दर्द होने से कितनी तकलीफ होती है, दिक्कतें आती है, काम करने में तकलीफें होती है। ये सभी तकलीफें आपको दूर करनी हो तो आपको योग की वजह से, योग से आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान, इससे कैसे हम उससे छुटकारा पाए, उस पर थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा। अभी हमारी रीढ़ 33 गोटियों से बनी है। ये सबको आपको मालूम ही है। हमारा शरीर जो है, ये शरीर
एक चौकोन के जैसा है और चौकोन में बराबर रीढ़ है बीच में। सामने से देखेंगे तो ये रीढ़ सीधी दिखेंगी, साइड से देखेंगे तो 5 जगह उसका बेंड है, उसकी झुकाव है। पीछे से देखेंगे तो वो वापस सीधी दिखेगी। 33 गोटियों से बना है हमारा रीढ़ का ये। अभी रीढ़ के अंदर की भाग में ये रीढ़ जो है एक 33 गोटियां हैं। ये 33 गोटियां मिलाते हुए एक के ऊपर एक ये रखते हुए इसमें एक गोटियां बनाते हुए पूरे 5 जगह बेंड होते हुए हमारी पूरी रीढ़ तैयार हो जाती है। अभी ये रीढ़ जब भी तैयार होती है तो उसमें रीढ़ के बीच में एक होल रहता है कि जिसमें मज्जारज्जु, स्पाइनल कॉर्ड कि जो मस्तिष्क का नीचे का भाग है वहां से एक्सटेंशन होते हुए पूरे हमारे गुदा तक मज्जारज्जु जाता है। और उसका फंक्शन है कि शरीर में पैर, हाथ, पेट के अवयव, वो सभी के अवयवों को बराबर काम करवाना करवा लेना, ये उसका काम है। देखिए हमारी रीढ़ जो है 33 गोटियों से बनी है, कबूल है। हम जब भी आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, साइड में झुकते हैं, तो ये देखिए बैलेंस कैसा रहेगा। ये यहाँ पत्थर रखे हुए हैं। ये जो पत्थर है, ये पत्थर कितना बैलेंस होते हैं देखिए। यहाँ देखिए 7 ही पत्थर है, 7 पत्थर कैसे इसका बैलेंस हो रहा है। इसका थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ तो भी गिर जाने वाले। हमारे तो 33 गोटियां हैं यहाँ, और 33 गोटियां कैसे बैलेंस होती है, उसके मसल्स और उसके टेंडन से कैसे उसका ये होता है। देखिए हमारा बैलेंस भी देखिए, हम जब यहाँ रोप पर चलते हैं या चलते हैं तो पूरा उसका रीढ़ का ऊपर उसका खिंचाव दबाव आता है, और पूरा उसका बैलेंस होने के लिए हाथ को भी फैलाने पड़ते हैं ताकि वो बैलेंस बराबर रहे। रीढ़ पर हम कभी कभी बहुत ही बोझ भी डालते हैं। ये बोझ देखिए यहाँ, और ये पूरी बोझ हमारी रीढ़ पर आ जाती है। ये बोझ कम करने के लिए क्या क्या करना है, अभी ये देखिए। हम जब कभी ट्रैवलिंग करते हैं, 2-2 बैग लेके जाते हैं, तो इसका पूरा डायरेक्ट असर एक तो हमारे रीढ़ पर आता है, हिप जॉइंट पर आता है और नी जॉइंट पर आता है। ये सब हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स है, और ये जो वेट बेरिंग जॉइंट्स है ये जल्दी हमारे खत्म होते हैं। ये कम से कम हमारी रीढ़ पर उसका प्रभाव आए, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आज का विषय है रीढ़ दोष और योग। रीढ़ की विशेषताएं देखिए। अभी कई योग मंजरी में श्रीयुत ललित जी का एक लेख आया था, उसमें 16 अक्टूबर वर्ल्ड स्पाइन डे है। 16 अक्टूबर, अभी पिछले महीने ही 16 अक्टूबर गया। इसका इंपॉर्टेंस मालूम होने से ही हमें WHO ने वर्ल्ड स्पाइन डे किया। WHO द्वारा गेट स्पाइन एक्टिव का भी एक संदेश दिया गया कि आपका स्पाइन एक्टिव हो, इसके लिए उनको एक दिया। उसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है 60 से 70 सेंटीमीटर है। और कहां से शुरू होता है हमारा रीढ़ का भाग? मस्तिष्क के आधे भाग से, यहां से शुरू होता है। यहां से मस्तिष्क का यहाँ जो आधा भाग रहता है यहां से शुरू होता है, और गुदा तक वहां भाग रहता है। उसकी लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर है। एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो काम करता है। कभी हम उछल कूद करते हैं, वजन लेते हैं, वजन पर दबाव आता है, तो ये सभी उसका एक काम है। शरीर का एक शॉक एब्जॉर्बर है। 33 गोटियों से बना हुआ है। 33 नाड़ियों द्वारा, 31 नाड़ियों द्वारा, जैसे 33 है तो बीच में जो होल है वो 31, राइट साइड में 31 और राइट लेफ्ट में 31 नाड़ियां द्वारा संवेदना का आदान प्रदान होता है। शरीर के अंदर की सुरक्षा भी वहां करनी होती रही। ये सभी जो काम है ये हमारे रीढ़ के काम है। जब भी बच्चा छोटा जन्म पेट में, माँ के पेट में रहता है, तभी ये रीढ़ ऐसी सीधी रहती है, कॉन्वेक्स। कॉन्केविटी पीछे रहती है, कॉन्वेक्स आगे की ओर रहती है। ये ऐसी रहती है, बिल्कुल बेंड नहीं रहते। मगर जैसे से जन्म होने के बाद में बच्चा खेलने लगता है, या अंदर 2 महीने का या 3 महीने का होता है, बच्चे पैर उछल कूद करने लगता है, तो धीरे धीरे ये रीढ़ का बराबर झुकाव, नेचुरल झुकाव आ जाता है। और ये नेचुरल झुकाव परमानेंट रहता है। ये पीछे से रीढ़ देखिए, पीछे से रीढ़ सीधी है। साइड से देखेंगे तो ये रीढ़ 1, 2, 3,
4 और ये 5 जगह ये बेंड है, झुकाव है। और ये झुकाव में अभी हमारे योग के माध्यम से बोले तो जहां जहां झुकाव है वहां वहां हमारे चक्र है। चक्र कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, वो है। अभी ये पीछे से देखेंगे तो ये सीधा है, मगर उसके 5 भाग में उसमें डिवाइड किया गया है। ये जो ब्राउन कलर का दिखता है वो सर्वाइकल भाग है। 7 गोटियां रहती है उसमें की पहली 2 गोटियां, ये पहली और ये दूसरी गोटी, ये पहली और दूसरी गोटी, खास करके ये मस्तिष्क उस पर बैलेंस रहता है। पहला एटलस बोलते हैं, फिर एक्सिस बोलते हैं। तो नीचे का जो वर्टेब्रा रहता है ये उसको पूरा ऊपर ऐसे ही आता है और ये पूरा अंदर से ऐसे जाता है। पहले वर्टेब्रा पर पूरी स्कल, हमारी माथा टिका हुआ रहता है, बैलेंस, जिसका वजन है, माथे का वजन है 4.5 किलो। 4.5 किलो वजन इस पर आता है पहले वर्टेब्रा पर। वो बिल्कुल हिलता नहीं, उस पर फिक्स रहता है। मगर जो दूसरा वर्टेब्रा है ये यहाँ से ऐसे पीछे जाता है और वो घूमता है। ये ऐसे माथा घूमता है तो यहाँ ये ऐसे घूमता है। प्राइवेट जॉइंट बोलते हैं इसको। ये है, ये साइड में से देखेंगे, ये 5 जो है सर्वाइकल भाग है, फिर थोरेसिक भाग है। थोरेसिक भाग में 12 वर्टेब्रा रहते हैं, 12 गोटियां रहती है। बाद में लंबर रहता है, लंबर में 5 रहती है, सैक्रम 5 और कॉक्सिक्स 5, 4 ये रहती है। ये सैक्रम है। ये सैक्रम में एक चीज तो ऐसे जो देखेंगे तो 5 भाग रहते हैं, 5 गोटियां रहती है, मगर ये फ्यूज हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं और एक ही हड्डी तैयार हो जाती है। ये एक ही हड्डी, यहाँ जो ग्रीन दिखता है, ब्लू ग्रीन के दिखता है, हरा कलर का, वो सैक्रम है। 5 गोटियों से बना हुआ एक हड्डी तैयार हो जाती है। और नीचे का जो सैक्रम है ये 4 गोटियों से बना हुआ है। फ्यूज होते हुए एक ही हड्डी बन जाती है। यानी ये एक हड्डी और ये एक हड्डी ऐसे बोलते हैं इसको। 5 और ये 4, 9 हड्डियां यहाँ ही रहती है और ये फ्यूज होने की वजह से खाली 2 रहती है। ये नीचे का भाग थोड़ा सा हिल सकता है। जब भी आदमी कोई घाई से काम करता है, हरी से कुछ काम करता है, भागदौड़ करता है और पैर फिसल जाता है और जब भी पीठ पर गिरता है तो पूरा ये जो माकड़हाड़ जो उसको बोलते हैं कॉक्सिक्स और ये सैक्रम, ये कॉक्सिक्स, इस पर वो पूरा दबाव आता है और ये फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है। और ये जो एक बार फ्रैक्चर हुआ, यहाँ तो प्लास्टर भी नहीं कर सकते और यहाँ हमारे मल निकालने की जगह भी है, गुदा है, तो वहां मलमूत्र की जगह है, वो पूरी यहाँ से पेनफुल रहता है। ये प्लास्टर भी नहीं कर सकते, आराम ही करना पड़ता है 2-2, 3-3 महीने। चलने में भी दिक्कत आती है, बैठने में भी दिक्कत आती है, सोने में भी दिक्कत आती है। यानी कौन सी भी पोजीशन में ये वर्टेब्रा आपको तकलीफ देता है। इसके लिए कभी भी आप गिरो तो पीठ पर मत गिरिए। कभी कभी ये मोस्टली जब भी हम स्टेयरकेस उतरते हैं, पायरियां उतरते हैं, तभी ये प्रॉब्लम आता है। कहीं तो पैर फिसल जाता है और बराबर हम पीठ पर गिरते हैं और पीठ पर गिरने के बाद में ये फ्रैक्चर हो जाता है। आपको संभालना है, ये संभालना है। ये जो है सभी पीछे से दिखाया है, ये सैक्रम और नीचे ये कॉक्सिक्स है। ये इसका बराबर और जूम करके दिखाइए, ये सैक्रम है। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये जो है ये सैक्रम 5 हड्डियों से फ्यूज हो गया और ये कॉक्सिक्स है। ये जो कॉक्सिक्स है 4 हड्डियों से बना हुआ एक हड्डी, यहाँ देखिए वापस साइड में, यहाँ ये पीछे से है, वही फिगर में यहाँ लगाई है। रीढ़ दोष के कारण क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि रीढ़ दोष कारण क्या है इसके। एक तो ढीले नरम बिस्तर रहते हैं, नरम एकदम नरम बिस्तर में आप सो जाते हैं, रीढ़ की जो नेचुरल स्थिति चाहिए वो नहीं रहती और वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और फिर लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम देने लगते हैं। ऊंचा तकिया, ये भी है, ऊंचा तकिया, मुलायम फोम के गद्दे, गलत ढंग से उठना, गलत ढंग से बैठना, गलत ढंग से सोना, चलना, काम करने की हमारी पद्धत कैसी है, तनाव कैसा है, हमारे शरीर में जो तनाव रहा तो हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और ये तनाव जो रहते हैं, ये तनाव पूरा रीढ़ पर उसका तनाव आता है। तो ये तनाव ना आने के लिए आपको कफ, और ये इसमें योग में खास करके वात, पित्त और कफ का असंतुलन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जन्म से, यानी हेरिडिटी बोलते हैं इसको, जन्म से विकार रहते हैं, कोई एक्सीडेंट की वजह से भी हमें रीढ़ में दोष आने लगते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण आज का कारण है ये वजन बढ़ना, ओवरवेट, ओबेसिटी, जिसको ओवरवेट बोलते हैं। व्यायाम या योग ना करना,
ये भी एक कारण है, क्योंकि व्यायाम हमारा बैठे हुए जीवन रहे, कुछ हलचल ही नहीं की तो ये हमारे जॉइंट्स पूरे वेस्ट हो जाने वाले हैं, आपको तकलीफ देने वाले हैं। आपको रीढ़ देखिए, रीढ़ से हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, रीढ़ से कैरी कर सकते हैं देखिए, मगर उसका पूरा भार यहाँ रीढ़ पर आता है। ये दूसरा जो है लिफ्ट, उठाते हैं हम, जो उठाते हैं, ये जो स्टेयरकेस चढ़ते हैं ये उठाते हैं, लेके जाते हैं, तो ये इसका पूरा वजन रीढ़ पर आता है। तीसरा है पुश, धकेलना, जब धकेलते तो उसका रीढ़ पर उसका प्रभाव आता है। चौथा है होल्ड, पकड़ना, कुछ वजन से हम पकड़ के रखते हैं ऐसे वजन, उसका देखिए आप कुछ महसूस करेंगे कि उसका पूरा वजन हमारे रीढ़ पर आता है, और हम कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते, उस पर पूरा हमारा डिपेंड रहता है रीढ़ का सहज होना। पुल, दबाना, पुश पुल, पुश या दबाना और पुल, ये सभी जो है ये रीढ़ की सभी हमारी ये है। अभी ये यहाँ से, ये मस्तिष्क का आधा भाग है, यहाँ से देखिए शुरू हुआ वर्टेब्रा, ये यहाँ मस्तिष्क का पूरा मस्तिष्क है, मगर यहाँ से आधा, ये जो 4.5 किलो का वजन ये रीढ़ के पहली 2 गठियों पर ही रहता है। इसके लिए, और ये सर्वाइकल रीजन, इस सर्वाइकल रीजन हमारी बराबर परफेक्ट रही तो हमारा माथा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि माथा हम काम करते समय कभी आगे झुकते, पीछे झुकते, साइड में झुकते, काम करते समय टेढ़ा सोते हैं, या कभी कभी 2-2 तकिया लेके सोते, उसका पूरा इनडायरेक्ट प्रभाव सर्वाइकल रीजन पर आता है। और देखिए यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ फिर सब वैली, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, हार्ट, देखिए यहाँ हार्ट, लंग, स्टमक, ब्लड वेसल्स ऑफ द एब्डोमेन, लीवर, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्रंथि, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, किडनीज, एड्रिनल ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी हमारे प्रजनन के अंग, ये सभी अंग का कंट्रोल इसमें रहता है, सभी स्विचेस रहते हैं, जिसको हम योग की भाषा में चक्र बोलते हैं। ये पीछे से देखिए, अभी ये चक्र हमें योग की भाषा में बोलते हैं, मगर मेडिकल की भाषा में ये इसका नाम है सर्वाइकल प्लेक्सस, कि जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। कहाँ है विशुद्धि चक्र? गले के, ये सर्वाइकल रीजन है, ये विशुद्धि चक्र है। इसके नीचे अनाहत चक्र है, ब्रैकियल, यहाँ जो ब्रैकियल, ये अनाहत चक्र है। सोलर प्लेक्सस, नाभि के यहाँ, कि जिसको हम मणिपुर चक्र बोलते हैं। लंबर प्लेक्सस, स्वादिष्टान चक्र, यहाँ देखिए आप, यहाँ इसका थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं तो आपको, और उसका लंबर प्लेक्सस, ये लंबर प्लेक्सस है। बाद में सैक्रल प्लेक्सस, ये सभी प्लेक्सस, और ये कॉक्सिजियल नर्व है, ये सभी जो है सैक्रल प्लेक्सस, की जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये सभी चक्र रीढ़ के अंदर है। अभी रीढ़ की पोजीशंस देखिए, रीढ़ में कैसे कैसे बदलाव आते हुए, हमारे काम की पद्धत की वजह से हमारी रीढ़ कैसी कैसी बदलती है। ये नॉर्मल स्थिति देखिए, आपको यार थोड़ा सा ये करके दिखा दो, ये नॉर्मल स्थिति है, रीढ़ देखिए सीधी है, ये सीधी रहा है, इसका मतलब कि नॉर्मल बेंड तो है ही। ये जो है, अभी कभी कभी क्या होता है कि हम चलने की पद्धति, लॉर्डोसिस बोलते हैं इसको, लॉर्डोसिस, ये जो लॉर्डोसिस है, इसमें रीढ़ थोड़ी सी पीछे की ओर झुकती है, और लॉर्ड के जैसे, लॉर्ड कैसे चलता है, छाती निकाल के चलता है, वैसे ही लॉर्ड की तरह ये चलता है। इसमें देखिए रीढ़ थोड़ी सी आगे की ओर झुकी हुई है, जिसको जो हम बोलते हैं काइफोसिस। ये जो रीढ़ है, सीधी ऐसी रीढ़ है कि जिसको फ्लैट बैक बोलते हैं इसको, और ये साइड में देखेंगे तो उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये रीढ़ पीछे से देखेंगे तो सीधी दिखनी चाहिए, मगर इसका बेंड देखिए, काम की वजह से, हमारे काम की पद्धति की वजह से, या हमारे बैठने उठने की वजह से हमारी जो रीढ़ है ये टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है। और फिर प्रॉब्लम क्या आता है, ये नॉर्मल डिस्क है, देखिए ये नॉर्मल डिस्क है, दो डिस्क के बीच में, यानी दो वर्टेब्रा के बीच में, दो घुटियों के बीच में नॉर्मल डिस्क रहती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं इसको, कि जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, दो गोटियों के बीच में रहती है, और वो दो गोटियों की वजह, ये दो डिस्क की वजह से दो हड्डियां एक दूसरे की घिसती नहीं है, मगर काम की पद्धति से या कुछ बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से
कभी कभी डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी धीरे धीरे वो खराब होने लगती है। तो देखिए इसकी गैप भी कम हुई, ये खराब होने से धीरे धीरे ये हड्डियां भी नजीक आती है। यहाँ ये देखिए, ये एक वर्टेब्रा है, ये वर्टेब्रा का ये थोड़ा सा नीचे का भाग है, और नीचे का जो वर्टेब्रा है उसका ये ऊपर का भाग है। ये दोनों मिला के एक होल तैयार होता है, एक छिद्र तैयार होता है। ये छिद्र में से अंदर जो नाड़ी जाती है, मज्जारज्जु जाता है या स्पाइनल कॉर्ड जाता है, उसकी जो मूल नाड़ियां है, ये मूल नाड़ियां यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। और ये निकलती है तभी होता है क्या, प्रॉब्लम कुछ नहीं आता, मगर जब जब बीमारी होने लगती है तो देखिए बल्जिंग डिस्क, ये डिस्क बल्ज होने लगती है और ये नर्व पर प्रेस करती है। यहाँ यहाँ उसका आगे जो हर्निएट, यहाँ जो है ये आगे की ओर दबती है, और वहां जो नस जहां सप्लाई करती है वहां के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आने लगता है। थिनिंग, ये देखिए पतली हो गई है। ये डीजेनरेटिव चेंजेस, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, ये ऑस्टियोफाइटिस है ना, ये हड्डी बढ़ देना, ये हड्डियां बढ़ देना, ये इसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। यही यहाँ देखिए साइड के इस पे जो किया है, ये स्लिप डिस्क, ये सटक गई है, दो गोटियों के बीच में से छटक गई है, और भाई ये गोटियां नजीक आ गई, और बाद में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये देखिए यहाँ, ये नहीं होनी चाहिए। रीढ़ दोष कैसे रहते हैं? ये रीढ़ दोष देखिए, एक तो गर्दन का दर्द है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, गर्दन की जकड़न बोलते हैं जिसको नेक स्टिफनेस बोलते हैं, चक्कर आना, क्योंकि चक्कर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ जो है सर्वाइकल रीजन की जो नसें है, ये कान की वजह से हमारा पूरा बैलेंस जो है कान के अंदर रहता है। ये कान के अंदर का जो बैलेंस कभी बिगड़ गया तो चक्कर आने शुरू होते हैं। फ्रोजन शोल्डर भी काम ना करने से यहाँ की नसें सूख जाती है, और जो वहन होना चाहिए नहीं आता है बाद में, ये फ्रोजन शोल्डर ठीक पूरा हिलता नहीं है शोल्डर। पीठ दर्द, कमर दर्द, सायटिका, स्लीप डिस्क, ये सभी प्रॉब्लम शुरू हो जाने लगते हैं। रीढ़ दोष निवारण योग द्वारा अभी शुरू होता है हमारा। ये सभी रीढ़ की थोड़ी सी माहिती दी आपको कि जिसका एनाटॉमिकल पोजीशन, उसका काम क्या है, सभी आपको समझा दिया। अभी उसका निवारण कैसे करेंगे योग के द्वारा, बहुत ही अच्छी तरह योग के द्वारा होता है, क्योंकि दूसरी कौन सी भी पैथी नहीं है कि जिसमें हम खाली पेन किलर लेके बैठा देते आदमी को चुप। यहाँ पेन किलर नहीं, उसका मूल कारण हमें दूर करेंगे तो उसका निवारण होगा। सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, प्राणायाम और ध्यान, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं रीढ़ दोष से। कैसे? अभी देखिए, सूक्ष्म क्रियाएं जो है, हमारा जो शरीर है ये एक चौकोन है, ऊपर माथा लगा हुआ है, दो हाथ ऊपर के, दो पैर हाथ लगे हुए, नीचे दो पैर है। ये सभी जो अपेंडेजेस बोलते हैं इसको, ये इसके व्यायाम अब जब भी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, इसमें कोई हम आधार नहीं लेते, मगर बाकी कोई से भी काम आसन करने की वजह से हम किसका तो आधार लेके हम काम करते हैं। समझिए यहाँ घूमना है तो इसका आधार लेके हम घूमते हैं, मगर गर्दन का हम आधार नहीं ले सकते, या हाथ का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आधार नहीं ले सकते, पैर का व्यायाम करते समय आधार नहीं ले सकते। ये सभी एक सूक्ष्म व्यायाम है कि जिसपे कोई भी कर सकता है, उम्र वाला भी कर सकता है। ये जितने आपके अच्छे रहेंगे सूक्ष्म व्यायाम, फिर वो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम रहेंगे। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम जो है खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्लीप डिस्क, स्टिफ नेक है, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छे व्यायाम है। इसमें आपको सूक्ष्म व्यायाम करनी है। सूक्ष्म व्यायाम के बाद में जो आता है ये रीढ़ द्वारा रीढ़ दोष निवारण, योग द्वारा रीढ़ दोष निवारण कैसे होता है देखिए। इसमें अभी देखिए ये जो सभी आसन है, सभी आसन को डिवाइड कर दिया है कि उसकी आपकी सहायता मिले, हम बराबर उसको जान सके। रीढ़ को आगे झुकाने वाले आसन, रीढ़ को आगे झुकाने वाले आसन, रीढ़ को पीछे झुकाने वाले आसन, रीढ़ को बाजू से झुकाने वाले आसन, बाजू में साइड में ये झुकाने वाले आसन, रीढ़ को घुमाने वाले आसन, ऐसे घुमाते हैं रीढ़ को, रीढ़ तो सीधी ऊपर ही है और रीढ़ को खाली साइड से घुमाते हैं। ये रीढ़ को नीचे से ऊपर उठाने वाले आसन, नीचे से ऊपर लेट गए हैं, लेट के बाद में खाली नीचे से चालू किया, दोनों पैरों को ऊपर के उठा दिया तो पहले रीढ़, नीचे वाली रीढ़ ऊपर उठेगी और बाद में ऐसे ऊपर आएंगे। ये नीचे से ऊपर उठाने वाले, रीढ़ को ऊपर से नीचे उठाने वाले। हम
ताड़ासन करने के बाद में जब भी नावासन करते हैं, दो पैर ऊपर लाते हैं और बाद में दोनों ये हाथों को या गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठा देते हैं और फिर बाद में आगे पीछे करते हैं। रीढ़ को ऊपर से नीचे उठाने वाले आसन और रीढ़ को खींचाने वाले आसन, ये इसमें डिवाइड किया है। अभी हम देखेंगे रीढ़ को आगे झुकाने वाले आसन। खास करके यहाँ सूर्य नमस्कार का ये चित्र डाला है ताकि आपको सुविधा हो फट करके जा। सूर्य नमस्कार तीसरी स्थिति, ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में रीढ़ को आगे झुकाने वाले आसन, ये रीढ़ को पूरी आगे की ओर झुका दिया है, बराबर है, ये झुका दिया। अभी ये जो है खड़े हुए, ये खाली आड़ा रहा तो अपने लगे पश्चिमोत्तानासन कर रहा है, ऐसा लगे। स्थिति वही है, खड़े हुए जब करते हैं और आगे की ओर आते हैं तो हम सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति बोलते हैं। और ये स्थिति हम जब भी आड़े करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन की स्थिति हो जाती है। मगर दोनों के इफेक्ट्स अलग अलग है क्योंकि इसमें ग्रेविटी वर्क करती है हर एक आसन में, तो ये इसकी वजह से ये तीसरा हुआ। पांचवा देखिए, इस पे रीढ़ को आगे की ओर झुका दिया। सातवां हुआ, ये सातवां हुआ। फिर बाद में नौवां हुआ, ये वापस। ये सब कड़ियां जो है सूर्य नमस्कार की कड़ी है। पाद हस्तासन, ये इसको पाद हस्तासन बोलते हैं। तीसरी जो कड़ी है इसको पाद हस्तासन बोलते हैं। पश्चिमोत्तानासन, यही स्थिति है पश्चिमोत्तानासन। आड़ा बैठ गए तो पश्चिमोत्तानासन हो गया। नावासन, नावासन में देखिए रीढ़ को हम आगे की ओर भी झुकाते हैं, पीछे की ओर भी झुकाते हैं। नावासन जब भी हम करते हैं पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाते हैं और बाद में दोनों हाथों को भी ऊपर की ओर उठाते हुए एक लयबद्ध स्थिति में आगे पीछे करते हैं। ये करते हैं तो रीढ़ नीचे से ऊपर उठती है और बाद में ऊपर से नीचे उठती है। ये जो है नावासन है। जानु शिरासन, सेम ऐसा ही, पैर खाली एक हमने मोड़ दिया है, जंगा मूल यहाँ जांग को लगा दी है और बाद में यही पश्चिमोत्तानासन के जैसा ही जानु शिरासन किया, यानी जिन और आगे की ओर झुके। मंडूकासन, मंडूकासन में भी हम जब भी बैठते हैं तो ये दोनों हथेलियां यहाँ रखते हुए आगे की ओर झुकते हैं, तभी भी ये रीढ़ आगे की ओर झुकती है। ग्रीवा चालन क्रिया, इसमें सर्वाइकल रीजन खास करके प्रभाव में आती है। सर्वाइकल रीजन क्यों? ये देखिए ग्रीवा में खाली ये इतना ही भाग प्रभाव में आते हैं। हम फिक्स स्थिति में बैठ जाते हैं और बैठते बाद में दोनों हाथ की ऐसे फिक्स कर दिए और बाद में ये जो है ग्रीवा को खाली आगे की ओर मोड़ा, ये ग्रीवा चालन किया। शशकासन में, शशकासन में दोनों पैर रखने के बाद में हाथों को ऊपर की ओर लेते हुए सामने की ओर से नीचे की ओर जाते हैं। वज्रासन में तो रीढ़ आगे की ओर झुकती है। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन में भी देखिए आप लेटते हुए जब भी दोनों पैरों को नजदीक लाते हैं और बाद में माथा ऊपर की ओर उठाते हुए नासिका को घुटने की ओर लगाते हैं तो रीढ़ पूरी हमारी बेंड हो जाती है। ये सभी आगे झुकाने वाले आसन है। रीढ़ को पीछे झुकाने वाले आसन, रीढ़ को पीछे झुकाने वाले आसन। वापस सूर्य नमस्कार देखिए, दूसरी स्थिति ये देखिए, बाद में चौथी स्थिति जिसको अश्व संचलनासन बोलते हैं। सातवीं स्थिति ये वापस, नौवीं स्थिति, 11वीं स्थिति। ये सभी स्थिति में हमारी रीढ़ पीछे की ओर जाती है। खाली रीढ़ पीछे नहीं जाती, रीढ़ के साथ में यहाँ जो मसल्स जुड़े हुए, मसल के साथ में यहाँ रिब्स जुड़ी हुई है, हमारी रिब्स बोलते हैं इसको या बरगड़ा बोलतात मराठी। ये सभी रिब्स के साथ में जब भी जाती है तो छाती के फूलती है। जितनी छाती फूले तो अंदर क्या रहता है, फेफड़ा रहता है। फेफड़े में हवा भरने की क्षमता बढ़ती है, फिर दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय रहता है। ये सभी इसमें खास करके बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव में आते हैं। अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन में भी यही स्थिति है। ग्रीवा चलन क्रिया, अभी ग्रीवा चलन क्रिया में भी वापस हमने पीछे की ओर लिया ये गर्दन को, ये से खाली इतना ही प्रभाव में आया मगर बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव में आता है। सर्पासन, पीछे झुकाने वाले आसन और पेट के बल लेटते हुए जब भी हम सर्पासन करते हैं, दाएं बाएं, आगे से रीढ़ को उठा दिया, पीछे से पैर को, हाथों को ऊपर उठा दिया, नीचे से पैरों को उठा दिया और एक धनुष्य की जैसी स्थिति हो गई और बाद में आगे पीछे डोलते रहे। रीढ़ पूरी गोलाकार हो गई पीछे की ओर से। अश्वत्थासन सेम वही है, खड़े हुए स्थिति में आसन है और
दोनों हाथ, एक तो हाथ पीछे ले लिया, पैर पीछे ले लिया और बायां हाथ ऊपर की ओर जब भी लेते हैं तो कमर को हम पीछे की ओर झुका देते हैं। वैसे तो सीधा रखना है और थोड़ा सा हमारी रीढ़ पीछे की ओर झुकती है और खास करके इसका प्रभाव छाती पर और लंबर रीजन पर बहुत ही अच्छी तरह प्रभाव आता है। धनुरासन में भी पेट के बल लेटते हुए हाथ पैर को खींचे, पैर हाथ को खींचे, बहुत ही अच्छी तरह धनुरासन में खींची जाती है। गोमुखासन, गोमुखासन में भी सेम वही स्थिति है, क्योंकि इसमें हम जब भी हम गोमुखासन हम ये करते हैं ऐसे, तो ये रीढ़ देखिए, रीढ़ पीछे की ओर चली जाती है और ये ऐसे हाथ, दोनों हाथ की ऊपर के नीचे, ऊपर वाला हाथ पीछे हाथ को खींचता है, नीचे वाला हाथ नीचे ऊपर वाले हाथ को खींचता है। ये रीढ़ पीछे की ओर चली जाती है, ऐसे आगे की ओर नहीं चली जाती, पीछे की ओर चली जाती है गोमुखासन में। शलभासन वही स्थिति है, दोनों पैर ऊपर की ओर उठा देते हैं, माँ थोड़ी पृथ्वी पर है इसमें। कोणासन में भी यही स्थिति है। नौकासन, नौकासन भी अभी ये देखिए, खाली नौकासन में हम आगे पीछे करते रह रहे, यही स्थिति है। अर्ध उष्ट्रासन, खड़े हुए स्थिति में वज्रासन में बैठते हैं और बाद में ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ नितंब पर रखते हुए खाली अर्ध उष्ट्रासन करते हैं, पूर्ण उष्ट्रासन नहीं। पूर्ण उष्ट्रासन में भी पीछे की ओर जाती है, तो ये बराबर होता है। चक्रासन, बहुत ही अच्छी तरह रीढ़ उल्टी तरह से आती है। सुप्त वज्रासन, इसमें खास करके बोलूंगा कि रीढ़ खींची भी जाती है, तनी जाती है, खास करके इसमें नेचुरल ट्रैक्शन मिलता है, जो ट्रैक्शन लेने के लिए हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ये टिपिकली आप सुप्त वज्रासन बराबर करेंगे तो नेचुरल ट्रैक्शन आपको घर के घर को ही मिलेगा। भुजंगासन बहुत ही अच्छा आसन है, खास करके रीढ़ को पीछे की ओर घुमाने के लिए, क्योंकि इसमें हम किसी का सहारा नहीं लेते, दोनों हथेलियां नाम मात्र पृथ्वी पर है, बिल्कुल उसका सहारा नहीं लिया। यहाँ जो सूर्य नमस्कार में जो ये किया है, यहाँ जो है वो टिपिकली हाथों का सहारा लेते हुए यहाँ किया है, मगर भुजंगासन में तो हथेलियां पृथ्वी पर है नाम मात्र, और खाली पेड़ों के भाग पर प्रभाव देते हुए उस पर पेट वजन डालते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर की ओर उठा देते हैं, भुजंगासन। सेतु बंधासन, खास करके ये भी, क्योंकि इसमें भी पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को नजदीक की ओर लाते हैं और पकड़ के बाद में धड़ को नीचे से ऊपर की ओर उठा देते हैं पूरा, तो रीढ़ पूरी उल्टी हो जाती है, बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। तीसरा जो है रीढ़ को बाजू से झुकाने वाले आसन, रीढ़ को साइड से, रीढ़ तो खड़ी ऐसी पर साइड से अभी झुकाने वाले आसन है। ग्रीवा चालन क्रिया देखिए, साइड से हमारी रीढ़ झुक रही है। त्रिकोणासन, ये साइड में अभी ये जो है त्रिकोणासन में खड़े हुए स्थिति में जब भी दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाते हैं और साइड में करते हुए रीढ़ हमारी दाएं बाएं झुकती है, ऐसे दाएं बाएं झुकती है। कमर चक्रासन या कटी चक्रासन, उसमें भी कटी चक्रासन में थोड़ा सा टिल्ट रहता है, मगर इसलिए कमर चक्रासन में तो बिल्कुल नहीं। कमर चक्रासन में दोनों पैरों की स्थिति आगे की ओर आती है और दोनों हाथ समान स्थिति में हम दाएं बाएं जब भी जाते हैं ये होता है। रीढ़ को घुमाने वाले आसन, अभी रीढ़ को घुमाने वाले आसन लेफ्ट या राइट, कटी चालन क्रिया, खड़े हुए स्थिति में हम कटी चालन क्रिया करते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए, तभी ये कटी चालन क्रिया होती है। रीढ़ बहुत ही अच्छी तरह दाएं बाएं घूमती है। ग्रीवा चलन क्रिया भी बोला वैसे ही, कमर चक्रासन बोला ही है। अर्ध मच्छिंद्रासन बहुत ही अच्छी तरह, उसमें तो हम दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए, उस पर सहारा लेते हुए वापस रीढ़ को और खींचते हैं और हाथ को और नीचे की ओर ले जाते हैं ताकि रीढ़ और अच्छी तरह घूमे। ये मर्कटासन बहुत ही अच्छा आसन है ये, क्योंकि नीचे वाली रीढ़ जो है अपोजिट डायरेक्शन में और ऊपर वाली रीढ़ है वो अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों हाथ ये रीढ़ जो है, नीचे की रीढ़ समझो राइट साइड में है तो ऊपर की रीढ़ लेफ्ट साइड में। कपड़े को जैसे हम निचोड़ते हैं वैसे हमारे रीढ़ को अच्छी तरह निचोड़ते हैं मर्कटासन में। वक्रासन वही स्थिति है वक्रासन में भी। मर्कटासन रीढ़ संबंधी 5 कड़ियां, क्योंकि जब मर्कटासन रीढ़ संबंधी 5 कड़ियां करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पीठ के बल लेटते हुए एक तो हम थोड़ा सा पैर ऊपर की ओर उठाते हैं और गोलाकार घुमाते हैं ऐसे। दूसरी जो स्थिति है 45 डिग्री, और पैर को जब भी हम ये यहाँ इस तरफ ले जाते हैं, समझो लेफ्ट में ले गए तो गर्दन जाएगी राइट साइड में। इसका मतलब है कि नीचे वाला रीढ़ का निचले वाला भाग है वो लेफ्ट साइड में गया, रीढ़ का ऊपर वाला भाग है वो राइट साइड में गया। तीसरी जो स्थिति है, तीसरी स्थिति में भी पूरा 90 डिग्री में उठाते हुए रीढ़ को वही स्थिति करते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में। चौथी जो स्थिति है और 5वीं स्थिति, वैसे ही हम जो 5वीं स्थिति तो यही है मकरासन रीढ़ संबंधी जो बोलते हैं
वही स्थिति है। रीढ़ को नीचे से ऊपर उठाने वाले आसन, अभी थोड़ा सा आपको इसमें समझाऊंगा। नीचे से ऊपर, एक तो नावासन है। जब नावासन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर है और जमीन पर है, पैर सामने की ओर ताने हुए। पहले तो दोनों पैरों को हम ऊपर की ओर उठा देते हैं। जब भी मैं दोनों पैरों को घुटने न मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठा देता हूं, तो पहले उसके साथ में रीढ़ भी ऊपर की ओर उठती है, यानी नीचे से ऊपर उठती है रीढ़। नौकासन में भी यही स्थिति रहती है, हलासन में भी यही स्थिति रहती है, सर्वांगासन में भी यही स्थिति रहती है, विपरीत करने में भी यही स्थिति रहती है। और वापस ये मकरासन रीढ़ संबंधी की जो 5 कड़ियां है, सेम थी। हलासन में तो पूरी रीढ़ पूरी इतनी हो जाती है कि पर माथे के ऊपर हम पैर ले जाते हैं और जमीन को टिका देते हैं अंगूठे, तो पूरी रीढ़ नीचे से ऊपर की ओर बेंड हो जाती है, बहुत ही अच्छी तरह होती है। अभी रीढ़ को ऊपर से नीचे की कराने वाले आसन, ऊपर से नीचे की ओर कराने वाले आसन जो करते हैं। एक तो नावासन है, नावासन नीचे से किया, और जब भी हम ऊपर से भी करते हैं तो रीढ़ को अभी ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। कोणासन में भी यही स्थिति है, ऊपर से नीचे की ओर जाती है रीढ़। वक्रासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और भुजंगासन रीढ़ संबंधी, ये सभी आसन ऐसे है कि रीढ़ को ऊपर से नीचे कराते हैं हम। रीढ़ को खींचने वाले आसन या खींचने वाले आसन कौन कौन से है? ताड़ासन, हम खींचते हैं, बोलते हैं कि ताड़ासन खींचने से बच्चों में कद बढ़ने में मदद होती है। क्यों? रीढ़ खींचती है ऐसी। गरुड़ासन, लंबवत प्रभाव, हम खड़े रहते हुए गरुड़ासन जब हम करते हैं ऐसे, तो ये गरुड़ासन लंबवत खिंचा होता है। कहा? रीढ़ पर आता है। आप करके देखिए तो ख्याल आएगा आपको कि ये जो गरुड़ासन हम करते हैं तो दोनों रीढ़ की आजू बाजू की जो मांसपेशियां और रीढ़ पूरे उसका लंबवत खींचा होता है, क्योंकि नीचे से पैर भी हम अपोजिट डायरेक्शन में हम करते हैं। गोमुखासन, इसमें भी गोमुखासन में भी वही स्थिति है। गोमुखासन में जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ से रीढ़ खींची जाती है बराबर, ये खींचने वाले आसन। बाद में यहाँ से हम खींची जाती है, रीढ़ ऊपर से ऐसे खींची जाती है, नीचे से भी खींची जाती है, दोनों साइड से वहां खींची जाती है। ध्यान, अभी आपको थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बोलूंगा। रीढ़ पर हमारे पहले ही बोल दिया था कि रीढ़ हमारे 5 जगह बेंड है, और जहां 5 जगह बेंड है वहां हमारे चक्र है। 5 चक्र, जो 7 चक्र हमारे टोटल शरीर में है, 7 चक्र में से 5 चक्र तो हमारी रीढ़ पर ही है। और ये सभी ऑलमोस्ट सभी अवयव, शरीर के सभी अवयव को कंट्रोल करते हैं। और ये फिगर भी मैंने आपको दिखाई थी कि कौन कौन से अवयव ये होते, ये दिखा दिया था। अभी रीढ़ पर जो 5 चक्र है, इसका मतलब है 5 प्राण विसर्जन केंद्र भी प्रभाव में आते हैं। जब भी मैं रीढ़ को प्रभाव देता हूं प्राणायाम की वजह से, तो रीढ़ प्रभाव में आने से 5 प्राण मेरे विचरण केंद्र भी प्रभाव में आते हैं। सभी प्रणालियां इसकी वजह से प्रभाव में आती है, क्योंकि जो प्राण प्रसारण केंद्र है, जो प्राण प्रसारण केंद्र है, समझो कि अनाहत चक्र है, तो अनाहत चक्र के पीछे क्या है? लंग्स और हार्ट है, तो वो प्रभाव में आने वाले। वैसे मणिपुर चक्र में प्रभाव में आया तो क्या आने वाला है? पेट के सभी अवयव प्रभाव में आने वाले। वैसे सभी प्रणालियां प्रभाव में, स्नायु मंडल, रक्त भ्रमण की प्रभाव, ये सभी प्रणालियां इसमें प्रभाव में आती है। प्रत्येक अंग प्रत्यंग में प्राण का प्रवाह संचार समान रूप से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये समान रूप से हुआ तो ही हमारा शरीर का बैलेंस और एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम के एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक दूसरे का जो तालमेल है, ये तालमेल प्राणायाम की वजह से बहुत ही अच्छी तरह होता है रीढ़ के लिए। अभी थोड़े से मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा, कैसे बैठना है, कैसे करना है, ये आपको दिखा देता हूं। ये खाली आप फिगर देखिए, ये कैसे बैठा है और इसका एंगल देखिए। ऐसा वर्टिकल एंगल चाहिए, ये वर्टिकल एंगल नॉर्मल स्थिति में चाहिए। ये बैठा है कैसे, देखिए इसका एंगल देखिए, या ऐसे आगे की ओर झुका हुआ है, ये है। इसमें अभी आप देखेंगे ये गलत बैठा हुआ है, ये राइट साइड, रीढ़ सीधी है, ये रीढ़ पूरी टेढ़ी हो गई है। कैसे? ये उसका यहाँ को ये करना पड़ा, उसको सपोर्ट देना पड़ा। यहाँ चलते समय भी देखिए, इसमें प्रभाव देखिए और इसका रीढ़ में प्रभाव। दूसरा, अपील कौन सा अच्छा रहता है
कि अपना जो ये रहता है स्ट्रेचर, ये सीधा रहा तो लोगों को अपील लगता है, मगर ये कॉन्फिडेंस नहीं लगता। ये कॉन्फिडेंट लगता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं लगता। ये सेम थिंग यहां, गाड़ी चलाते समय देखिए, कार में बैठना है कैसे, ये कार का सीट है, कई साधक ये ऐसा पीछे टेढ़ा कर देते हैं। नहीं, आपको वर्टिकल जितना रहे उतना अच्छा रहेगा, ताकि उसके हमारी रीढ़ टिकी रहती है। और ऐसे ये पैर देखिए बेंड है कैसे, और ये अभी देखिए कैसे आगे झुका हुआ है और ये पीछे झुका है। ये नहीं होना चाहिए आपको। वापस देखिए, बच्चे जब भी जाते हैं स्कूल में, ये नॉर्मल स्थिति है, रीढ़ देखिए और इसकी स्थिति देखिए, ये नॉर्मल स्थिति है पढ़ते समय, ये नॉर्मल स्थिति है, ये एबनॉर्मल स्थिति है। ये वापस नॉर्मल स्थिति। मोबाइल कैसे देखते हैं और ये मोबाइल कैसे देखिए, इसमें गर्दन कितनी टेढ़ी हो गई है, ये भी देखिए। अभी ये गर्दन से कितना ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये आगे जो फिगर्स है इसमें आ जाएगा आपको। ये भी स्थिति वही वापस है, और थोड़ा सा आपको मन में ठसाने के लिए मैं वापस कर रहा हूं। खाली आप फिगर देखते जाइए, नॉर्मल स्थिति, एबनॉर्मल स्थिति, नॉर्मल स्थिति, एबनॉर्मल स्थिति, वापस नॉर्मल स्थिति, एबनॉर्मल स्थिति। अभी वजन उठाते समय भी देखिए, ये बराबर स्थिति है, क्योंकि यहाँ इसने बेंड किए है, और ये स्थिति घुटने बेंड नहीं करते हुए जब ये वजन उठाते हैं तो पूरा के पूरा यहाँ स्ट्रेन आ जाता है, और कहीं तो स्लिप डिस्क होने की संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ उसका स्ट्रेन आता है, गर्दन पर भी आया, पीठ पर भी आया, लंबर रीजन पर गया, लंबर या लोअर थोरेसिक रीजन पर भी यहाँ उसका पूरा असर होता है। ये स्थिति देखिए, एक हाथ से हमने सामान लिया है तो हमारी बैलेंस करने के लिए रीढ़ थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है, मगर यही स्थिति दोनों हाथों से जब भी लेते हैं तो मेरी रीढ़ सीधी वर्टिकल रहती है। यही स्थिति अभी यहाँ देखिए, पोस्चर, खड़े हुए स्थिति में यहाँ हमने खाली पैर बेंड किया, मेरी रीढ़ सीधी हो गई, पैर बेंड किया, ये देखिए। और यहाँ जब सीधी रखते हैं तो ये देखिए कितना यहाँ खिंचाव और दबाव आया। सेम स्थिति, यहाँ से खाली घुटने मोड़ दिए, खाली देखते जाइए आप। अभी सोते समय भी देखिए नेक का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। कई कई साधक दो दो तकिए लेके सो जाते हैं। दो दो तकिया लेने से पिलो टू हाई, लॉस ऑफ नॉर्मल सर्वाइकल कर्वेचर, ये जो है इतनी ऊपर आ जाती है, इसका एंगल भी कम हो गया। यहाँ का जो ये अपनी थोड़ी है, ये छाती की यहाँ आ गई, ये गर्दन दो तकिए की वजह से, और बाद में श्वास में रुकावट चालू हो जाती है। यही नॉर्मल स्थिति देखिए 90 डिग्रीज में ऑलमोस्ट। ये यहाँ देखिए गर्दन, ये जो तकिया एकदम पतला रहा, या इसमें और ज्यादा हमने बेंड कर दिया। आजकल तकिए आते हैं ऐसे, ये ऐसे तकिए आते हैं कि जिसमें नीचे खांच रहती है, इसमें हमारा माथा टिक जाता है। ये टिपिकली ज्यादा बेंड होती है और यहाँ एंगल ज्यादा बढ़ जाता है। सेम थिंग, ये सीधी पोजीशन में सो गए तो साइड में जब भी हम सो जाते हैं तो देखिए तकिए की पोजीशन आप देखिए और रीढ़ की पोजीशन आप देखिए। ये तकिया मोटा है, रीढ़ ऐसे ही सो जाते हैं। ये एक दिन का नहीं, सालों का काम है। सालों में हम ऐसे सो जाते रहेंगे तो रीढ़ धीरे धीरे हमारी टेढ़ी हो जाती है, और बाद में यहाँ की नसें जो है वो दबने से बाद में हाथों की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। हाथ को मुंगिया आती है, हाथ में पेन भी हम उठा नहीं सकते। ये सभी प्रॉब्लम्स ये खाली पिलो की वजह से, हमारा तकिए की वजह से हो जाती है। पिलो टू हाई टू लो, एंगल्स ऑफ द नेक, ये देखिए अभी इसमें टू लो है तो यह इस तरफ मुड़ गई। ये आपको ध्यान देना है खास करके। अभी खांसी आए, कई कई साधकों को देखा गया है कि खांसी आई, या पेशेंट्स में भी देखा गया है
कि जितनी जोर से खांसी करते या छींक करते तो फट करके स्लिप डिस्क हो जाती है। इतनी जोर में छींक आती है कि कहीं सपोर्ट नहीं दिया तो हमारे रीढ़ की बीच में की गद्दी सटक जाती है, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये स्लिप डिस्क ना होने से देखिए हाथ पीछे की ओर रख दिया, उसको सपोर्ट दे दिया, यहाँ भी सपोर्ट दे दिया, यहाँ सपोर्ट दिया हाथ पर, और बाद में ये खांसी की। रॉन्ग कौन सा है देखिए, यहाँ बराबर यहाँ उसका तकलीफ होने वाली है, ये दोनों सही है। अभी आप सोचिए कि मैं पश्चिमोत्तानासन कर रहा हूं, और ये पश्चिमोत्तानासन ये तो खड़े हुए स्थिति में है, और आप ऐसे बैठे हुए स्थिति में देखेंगे तो हर टाइम बोलते कि पश्चिमोत्तानासन करते समय रीढ़ के निचले भाग से आगे की ओर झुके, ना कि रीढ़ के आगे की भाग से। यहां जो है रीढ़ के आगे की भाग से झुका है, तो पूरा देखिए खिंचाओ, पुल्स पेल्विस बैकवर्ड, पेल्विस यानी श्रोणी प्रदेश जिसको बोलते हैं, ये श्रोणी प्रदेश पीछे की ओर खींचा जाता है, कंपोजिंग लंबर स्पाइन और सैक्रम। ये देखिए अभी जो दूसरा है लूजर हैमस्ट्रिंग्स, ये स्थिति बराबर है, घुटने बिल्कुल सीधे हैं। ये सीधे रहने से यहाँ के जो हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं इसको, कि जो थाइस के मसल से बराबर खींचे जाते हैं, और यहाँ से जो नसें रहती है L1, L2, S1, S2, S3, जिसको हम साइटिक नाड़ी बोलते हैं, साइटिक नर्व बोलते हैं, ये खास करके ये स्थिति में प्रभाव में आती है। मगर ये घुटने बेंड कर दिए, ये बेंड कर दिए तो यहाँ का प्रभाव निकल जाता है। ये श्रोणी प्रदेश देखिए अलाउज पेल्विस टू टिल्ट फर्दर फॉरवर्ड, बट द पोजीशन कैन स्ट्रेस द सैक्रम। यहाँ सैक्रम जो है वो खींचा जाता है ज्यादा, और यहाँ से सैक्रम से ही नीचे की ओर से जो नसें निकलती है बराबर यहाँ होता है। टेक सैक्सिम्स आउट, यहाँ जो है इतना ढीले मसल्स यहाँ के ढीले हो जाते हैं क्योंकि यहाँ घुटने ढीले किए इसकी वजह से। रिलीव प्रेशर ऑफ द लंबर स्पाइन एंड सैक्रम, ये खास करके आपको ध्यान देना है। वजन उठाते समय देखिए दो पैर की स्थिति देखिए, दोनों पैर ऐसे सामने सामने रखे, समान लेवल में रखे और उठाया, ये गलत है। मगर ये एक पैर सीधा है और एक पैर टिल्ट किया है, और जब भी आप करते हैं ये सही स्थिति है। ये खास करके एक स्लाइड मुझे दिखानी थी कि आजकल हम मोबाइल बहुत यूज करते हैं, और मैं अभी शुरुआत में ही बोल दिया कि हमारे सिर का वजन 4.5 किलो रहता है, 4.5 किलो यानी ऑलमोस्ट 10 से 12 पाउंड। ये जब भी ये सीधी स्थिति में रहता है, एंगल बिल्कुल 0 डिग्री है, तभी ये 4.5 किलो वजन है। यहाँ गर्दन का, खाली गर्दन 30 डिग्री घुमा दी या 15 डिग्री घुमा दी, या खाली ये जो गर्दन को थोड़ा सा आगे की ओर घुमा दिया तो खाली देखिए 27 पाउंड हो गया, या 12.2 केजी वजन इसका महसूस होने लगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, यहाँ के खिंचाव की वजह से इसका वजन 12.2 केजी हो गया। वही जब भी मैं 30 डिग्री घुमा देता हूं, ये जो 30 डिग्री इसको और मैंने और घुमाया, यहाँ की स्थिति वही रखी है, तो 40 पाउंड का उसको प्रेशर आता है, 18 किलो का वजन महसूस करते हैं। ऐसे जब भी हम करते हैं तो क्योंकि ग्रेविटी की वजह से खिंचाव आता है, यहाँ के मसल्स को कितना खिंचा होता है कि हम 18 किलो का वजन ले रहे हैं, गर्दन ये पूरा हमारे शरीर को, इतना हमारा ये हो जाता है। 45 डिग्रीज में गए समझो, 45 डिग्रीज में, तो ये 22.2 केजी वजन, सर का वजन इतना हम इतना खिंचाव महसूस करते हैं, वजन महसूस करते हैं। और जब भी मैं 60 डिग्रीज में पूरा टर्न कर देता हूं, ये खड़ा रहता हूं, तभी सोते हुए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, और जब भी मैं खड़ा रहता हूं और अब 60 डिग्रीज में कर दिया तो 27 केजी वजन उसका हो जाता है। आपको खास करके मोबाइल करते समय ध्यान देना है, क्योंकि आजकल बच्चों में ये देखा गया है, या कभी कभी कंप्यूटर की वजह से हम कंप्यूटर का लेवल नीचे रखते हैं और बाद में ऐसे करके देखते हैं, उसके बदले आई लेवल में रहे तो मेरा ये 0 डिग्री हो गया, तो ये नॉर्मल स्थिति होगी। इसके लिए बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नहीं है, पीछे गए तो भी वजन आएगा, क्योंकि यहाँ से पीछे गए तो भी ग्रेविटी यहाँ से हमने खींचने वाली है, तो वजन और हमने ज्यादा महसूस करने वाले हैं। इसके लिए आपको ये 0 डिग्री मेंटेन करने के लिए
खास करके आपको ये ध्यान देना है। वापस ये फिगर आपको मैं यहाँ थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको ध्यान आए। 0 डिग्रीज, यहाँ 15 डिग्री, यहाँ 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज और ये 60 डिग्रीज। कितना यहाँ खिंचाव आता है देखिए। यहाँ अभी आपकी ये जो है ये आप देखते जाइए तो आपको ख्याल आएगा कि कितना यह है। जब भी हमारी इवोल्यूशन हुआ और बंदर से हम मनुष्य हुए, बंदर पहले कैसे चलता था देखिए, इसके हाथ कितने लंबे थे, रीढ़ पर कम उसका प्रेशर आता था। मगर जैसे जैसे मेरे हाथ कम होते गए, उसकी लंबाई कम होती गई, तो आदमी धीरे धीरे सीधा खड़ा होने लगा ये, और उसका पूरा प्रेशर रीढ़ पर आया। पूरी दुनिया में सभी प्राणियों में एक मनुष्य ही ऐसा है कि जो खड़े रह के ही काम करता है या खड़े रह के ही चलता है, दौड़ता है, सभी खड़े रह के ही करता है। बाकी प्राणी है 2 हाथों का भी यूज कर सकते हैं, पैरों का भी यूज कर सकते हैं या चारों पैर का यूज कर सकते हैं। आदमी ऐसा है कि इसकी रीढ़ जमीन से वर्टिकल रहती है, बाकी सभी प्राणियों की आड़ी रहती है। वर्टेब्रेट्स हम सब बोलते हैं, 2 किस्म में बांट जाते हैं, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स वैसे रहते हैं कि जिसको वर्टेब्रा है ही नहीं वैसे। इसमें देखिए जैसे जैसे मनुष्य का उत्क्रांति होने लगी, वैसे वैसे ये हाथ धीरे धीरे कम होते जाता रहा। जितना कम होने लगा तो उसका बैलेंस के लिए आदमी खड़ा होने लगा, और बाद में धीरे धीरे ये खड़ा होते हुए पूरी ये स्थिति आ गई। आजकल अभी उल्टा होने लगा है, ये धीरे धीरे वापस अभी पकड़ने लगा है, ये पकड़ने लगा, और ये देखिए वापस धीरे रीढ़ हमारी टेढ़ी होने लगी। आपको रीढ़ को बराबर मेंटेन करने के लिए, ये सभी करने के लिए आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सभी आपको बराबर करना है। अभी इसमें ध्यान भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ये महत्वपूर्ण है कि ध्यान भी क्यों करना है। जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम ध्यान करेंगे उतना रीढ़ प्रभावित होती है। क्योंकि क्या है, ध्यान ध्यान करते समय हम पूरे रीढ़ को वर्टिकल वर्टिकल रखते हैं, उसके नेचुरल बेंड्स आ जाते हैं। और जब भी नेचुरल बेंड्स बराबर हो, अभी समझो मैंने टेढ़ा बैठा हूं ऐसा, इसका मतलब है कि अंदर का जो प्रवाह, प्राणों का प्रवाह है, कहीं तो रुक रहा है। और यही मैं सीधा जब भी मैं बैठता हूं तो प्राणों का प्रवाह कहीं रुकता नहीं है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियां सक्रिय हो जाती है, और ये सक्रिय होने से मेरा प्राण का प्रवाह बहुत ही अच्छी तरह होने लगता है। पूरे शरीर में समान विचरण होता है। और इसमें आज्ञा चक्र भी, मेरा आज्ञा चक्र तो ये रीढ़ तो यही है, रीढ़ में 5 चक्र हो गए, मगर खास करके मेरा आज्ञा चक्र भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां तीनों प्रवाह में होने से आज्ञा चक्र भी प्रभावित होने से प्राण का प्रवाह सहस्त्रार चक्र की ओर जाता है। ये प्राण का प्रवाह सहस्त्रार चक्र की ओर जाता है। यानी सातों चक्र इनडायरेक्टली जब भी प्रवाह कभी प्रभाव में आते हैं कि जब भी मैं ध्यान करता हूं तभी, जिससे ध्यान में जाना सहज होता है। आप देखेंगे अभी कि ध्यान करते करते हम धीरे धीरे आगे झुक जाते हैं, और जब भी मैं आगे झुकता हूं या आगे ऐसे झुकता हूं तो ये दबाव कहाँ आता है, पेट पर आता है और छाती पर आता है। पेट पर और छाती पर आने से अभी फिजिकली आप देखेंगे तो पेट के अवयव दब गए हैं। पेट के अवयव दब गए तो पेट के अवयव व्यवस्थित काम करने वाले हैं क्या, पूरी स्थिति में ऐसे रहे तो काम करने वाले हैं। दबे रहेंगे तो उसकी पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे। और आप जैसे आप सीधे रहेंगे तो अवयव दबे हुए नहीं है, उसकी जगह मिली है, उसको पूरी क्षमता से काम करने को उसको बराबर कर सकेंगे। सेम थिंग ऐसे सब मैं आगे से झुक गया, ये मेरे फेफड़े दब गए हैं, ये फेफड़े पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे। इसकी वजह से आपको यही बोलते हैं कि आसन पर सीधे बैठिए, रीढ़, कमर, गर्दन सीधी बोलते हैं, आंखें बंद रखते हुए करते हैं। कमर गर्दन जितनी आप सीधी रखेंगे
तो आपके सभी आसन अच्छे होंगे, साथ साथ मेरी डाइजेशन भी अच्छा होगा, मेरा रेस्पिरेशन भी अच्छा होगा, गहरा लंबा श्वास भी अच्छा होगा। गहरे लंबे श्वास अच्छा होने से मेरी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां भी प्रभावित होगी, मेरा ध्यान भी बहुत ही अच्छी तरह होगा। जितना मेरा ध्यान अच्छी तरह होगा तो मुझे सभी मेरी प्रणालियां का जो संतुलन है वो सभी संतुलन भी बराबर होने लगा। इसके लिए आपको ध्यान करते समय ध्यान देना है कि मेरी कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रहेंगी। ठीक है? आज का मेरा विषय जो था हड्डी प्रणाली लेना था मुझे, मगर ये इतनी बड़ी प्रणाली है कि खास की रीढ़ पर ही खाली लिया तो भी इसको 1 घंटा निकल जाता है। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा भी होने को आया है। ये आपको फिगर दिखानी थी, ये दिखाई। आप सबको धन्यवाद। आप ध्यान करते समय अभी इतना ध्यान आसन करते समय या प्राणायाम करते समय इतना करें कि कमर गर्दन मेरी सीधी रहे, नेचुरल बेंड्स मेंटेन रहे, इतनी ये सीधी रहे कि मेरे हवा भरने में भी दिक्कत ना हो, पेट के अवयव भी ना दबे। ये सभी क्रियाएं आपकी बराबर होनी जरूरी है। जितनी आप करेंगे उतना आपके सभी आसन प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम भी अच्छी तरह होंगे और ध्यान भी अच्छी तरह होगा। तो जितनी मेरी रीढ़ अच्छी तरह रहेगी तो मेरे अपेंडेजेस भी अच्छी रहेंगी। ठीक है? नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छे तरीके से आपने आज हमारा रीढ़ के बारे में मार्गदर्शन किए। कमर दर्द के बारे में, कमर के बारे में ऐसा घोटियां की स्थिति रहती है, रीढ़ के बारे में सुंदर जानकारी दी। बच्चा जब छोटा रहता है तो उसकी रीढ़ एकदम कैसे रहती है, बड़ा होता है तो कैसे होती है, ये बहुत सुंदर जानकारी दी है। रीढ़ पीछे से सीधी है पर साइड से देखने पर 5 मोड़ दिखते हैं, ये भी आज आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है। और रीढ़ दोष के कारण क्या है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। उठना बैठना सोना, तनाव, एक्सीडेंट के कारण हमारे रीढ़ के दोष के अंदर में रीढ़ दोष आते हैं। चक्र के बारे में भी बहुत सुंदर जानकारी दी। रीढ़ दोष से गर्दन दर्द, चक्कर आना, पीठ दर्द, कमर दर्द है, और इसका निवारण कैसे करना इसके बारे में तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है। आसनों के बारे में, आसन आगे झुकाने वाले कैसे, कौन से आसन है, पीछे झुकाने वाले आसन, बाजू से झुकाने वाले आसन, बहुत सुंदर जानकारी आसनों के बारे में दी। हम लोग रोज आसन प्राणायाम करते हैं पर इतनी इतनी समझ से नहीं करते हैं जितनी सुंदर जानकारी आज आपने दी है। नहीं, प्राणायाम से हमारे कैसे चक्र प्रभाव में आते हैं, साथ में बैठना कैसे, चलना कैसे, गाड़ी चलाते समय कैसे बैठना है, सोते समय कैसे हमने सोना, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने हमारी बहुत बहुत सारे हमारा मार्गदर्शन किया है। और रीढ़ को सही रखने के लिए आसन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आज का जो आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। आज के योग वार्ता में आए सभी अधिकारियों एवं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष अग्रवाल जो हम सबको जोड़कर रखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत जरूरी सूचना है, अगले रविवार तारीख 29/11 को हमारा योग गोष्ठी का भी आयोजन है। योग गोष्ठी का जो हमारा विषय है वो है निष्काम कर्म और योग। हमारे सभी जिला अधिकारियों को सबको सूचना इसकी मिल गई है, इसका लिंक भी समय पे आ जाएगा। आप सब जरूर जुड़े, अपने जो हमारे साधक हैं उनको भी साथ में जोड़े हैं। और इसके लिए बहुत सभी लोगों को धन्यवाद है। और हम अभी कार्यक्रम का जो समापन है वो एक बार ओम की ध्वनि लेंगे, तत्पश्चात हम शांति पाठ लेंगे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर में ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। लीजिए एक गहरा लंबा श्वास और शुरू करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेद्धि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ देर शांत अवस्था में रहें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। ऊर्जा को मुखमंडल पर, शरीर पर, तत्पश्चात आंखों पे ले आए। आज का हमारा योग वार्ता यहाँ पर हम पूरी करेंगे। कैलाश पटेल मैडम कुछ बोलेंगे आप? हाँ ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे वो। हम लोग रविवार का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।